नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस क्वालिटी शो में। प्रिय मित्रों, आपकी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनवरी से लेकर जो अब तक का जो करंट अफेयर है उसका एक कंबाइंड शो बनाइए, एक ही कोई शो बनाइए। ठीक है, तो आज के शो में जनवरी से लेकर जुलाई के महीने तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो साइंस टेक से रिलेटेड हों या कोई नए इनोवेशन से रिलेटेड हो या फिर वो राजनीति से रिलेटेड हो या किसी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन सभी को कवर करने की मैंने इस शो में कोशिश की है। आई होप आज का ये शो आपको बहुत पसंद आएगा और आप सभी लोग इसके लिए बेहतरीन सुझाव हमें भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो अब ज़्यादा देर उनमें नहीं है, वो बिल्कुल नज़दीक हैं, तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो जनवरी से लेकर जो अब तक का जो करंट अफेयर है उसे हम ले लें। जो करंट बिल्कुल हमारा वीकली करंट होता है, डेली करंट होता है, उसे लगभग हम कवर कर लेते हैं, लेकिन 5-6 महीने पहले का जो करंट घटित हुआ है वो भले ही हमने पढ़ा हुआ हो लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पाता, तो हमारे माइंड से कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ, रिवीजन के उद्देश्य के साथ मैं आपके लिए करंट अफेयर का शो लेके आया हूँ। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे, उसके बाद साइंस टेक से रिलेटेड घटनाक्रमों की बात करेंगे, देन उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली विभिन्न जो घटनाएं हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि किस तरीके के सवाल यहां से बनाकर दिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों से जो संबंध बनाने की जो नीति है, संबंध बेहतर करने की नीति है, उसी दिशा में हम नजर डालेंगे। भारत ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए और बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया पुल बनाया है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा को जोड़ेगा। ये जो पुल है, इस पुल का नाम रखा गया दोस्तों मैत्री सेतु। भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और पहल दोनों देशों के बीच फैनी नदी पर, नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये वो नदी है जो दोनों देशों के मध्य बहती है। ठीक है, फैनी नदी पर इस सेतु की स्थापना की गई है। नाम क्या है? मैत्री सेतु। फैनी नदी जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। 1.9 किलोमीटर लंबा है ये सेतु, जो आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सेतु है, ये सेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1.9 किलोमीटर लंबा ये सेतु है और हम इससे आशा जगा सकते हैं कि क्योंकि देखिए, अगर हम थोड़ा सा अब की बार देखें, पिछले 1-2 साल का घटनाक्रम देखें, तो हम देखेंगे कि विदेश स्तर पर कहीं ना कहीं हमारी जो नीति है, विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ जो चाइना है वो अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार करने के तहत भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, कहीं ना कहीं उन पर कब्जा करने की वो कोशिश कर रहा है। साथ ही में वो हिंद प्रशांत महासागर में भी अपनी पैठ बढ़ा रहा है। तो उसी के एक काउंटर अटैक में हमने ये सोचा है कि हम भी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वो मजबूत करें। तो यहां पर हम देखेंगे कि यह सेतु जो है भारत के त्रिपुरा में सबरूम जिले को, ठीक है, जिला क्या ना है, त्रिपुरा का कौन सा जिला है? सबरूम, और बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है तथा इसे मैत्री सेतु नाम दिया है। तो आप त्रिपुरा के सबरूम जिले और बांग्लादेश के रामगढ़ जिले को याद रखेंगे, है ना। उसके अलावा इसका लोकार्पण जो है वो वर्चुअल तरीके से किया गया है ना। वर्चुअल तरीके से इसका लोकार्पण जो है 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली किया। इस पुल के निर्माण की लागत जो आई है वो 183 करोड़ आई है। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबर हो गई जिसमें भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तो मैत्री सेतु एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनाकर दिया जा सकता है। दूसरी खबर भी बांग्लादेश के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने की जो पहल है भारत की ओर से काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसी दिशा में एक और नया कदम बढ़ाते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल सेवा आयोजित की है। हम सभी को पता है कि कोविड महामारी के दौरान
भारत के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी परिवहन संचालन जो था वो ठप पड़ गया। और इससे पहले भारत और बांग्लादेश के मध्य 2 रेल सेवाएं ऑलरेडी संचालित थी जो कोविड महामारी के दौरान क्या कर दी गई, स्थगित कर दी गई। देन उसके पश्चात तीसरी रेल सेवा, जी हां तीसरी रेल सेवा जो है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, उसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी असम में है और ढाका के बीच एक नई रेलगाड़ी जो है 27 मार्च 2021 से शुरू की गई और 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने वर्चुअल तरीके से इन दोनों देशों के बीच में इस तीसरी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है, तीसरी रेलगाड़ी। इससे पहले की 2 कौन कौन सी रेलगाड़ी रेल सेवाएं हैं उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10 बोगियों वाली यह रेलगाड़ी जिसे मिताली एक्सप्रेस नाम दिया गया है, ढाका से भारत में न्यू जलपाईगुड़ी, ये जो स्टेशन हैं इनको आप याद रखेंगे, लगभग 511 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटे में तय करेगी। परिस्थितियां सामान्य होने पर सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन किया जाएगा। परिस्थितियां सामान्य रही तो सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन किया जाएगा, केवल 2 वीक में 2 दिन। भारत और बांग्लादेश के बीच में परिचालित 2 अन्य रेल सेवाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है मैत्री एक्सप्रेस, देखिए वो मैत्री पुल था, ये रेल का नाम है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच में चलती है। और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, है ना, जो कोलकाता से खुलना, अगला जो बांग्लादेश का स्टेशन है उसका नाम है खुलना के बीच चलती है। लेकिन कोविड महामारी के दौरान ये रेल सेवाएं जो हैं ये वर्तमान में स्थगित है। ठीक है, तो अब मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा इसी उद्देश्य के साथ कि ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा रहे। ओके, अगली जो खबर है वो हमारी राष्ट्रीय स्तर की खबर है, आरबीआई से जुड़ी हुई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, मुद्रा से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए आरबीआई ने हाल ही में एक नई नीति का लॉन्च किया है, एक नई नीति शुरू की है जिसका नाम आरबीआई के द्वारा दिया गया हीलिंग टच, है ना। हीलिंग किसे कहते हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उस पर मरहम लगाते हैं तो उसे हीलिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप विशेष संदर्भों में विशेष प्रकार से ले सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भारत की इकोनॉमी जो माइनस में चली गई और जो छोटे बड़े जितने भी उद्योग धंधे थे, इवन हर एक सेक्टर पर इस महामारी का असर हमें देखने को मिला और बहुत भयंकर असर देखने को मिला। तो आरबीआई ने इन्हीं जख्मों पर मरहम लगाने के उद्देश्य से एक नई नीति जारी की है जिसका नाम आरबीआई के द्वारा हीलिंग टच रखा गया है। जानते हैं कि हीलिंग टच क्या है, इसमें छोटे रोजगारों को, बड़े रोजगारों को क्या या किसी पर्सनल आदमी को क्या सुविधाएं देने की बात आरबीआई के द्वारा कही जा रही है। तो जानते हैं 5 मई 2021 को आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हीलिंग टच यानी कि जख्मों पर मरहम लगाने की एक नई नीति का शुभारंभ किया। ठीक है, आरबीआई के द्वारा घोषित ये जो राहत स्कीम है, ये एक राहत स्कीम है, राहत स्कीम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.01 के तहत 25 करोड़ रुपए तक, यदि किसी व्यक्ति ने 25 करोड़ रुपए तक का पर्सनल लोन लिया है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो लोन लेता है वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए लेता है, उद्योग के लिए लेता है, किसी अन्य कार्य के लिए लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक को उसको समय समय पर मंथली वाइज हमें उसकी रकम अदायगी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब काम धंधे बंद हो गए, यदि किसी ने लोन ले रखा है तो ऐसी स्थिति में वो कैसे उस लोन को वापस चुका पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने कहा है कि इस नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति जिसने 25 करोड़ तक का लोन लिया है या इससे कम लिया हुआ है तो उसे 2 वर्ष तक की राहत दी गई है। यानी कि उसे 2 वर्ष तक किसी भी इंस्टॉलमेंट को चुकाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसे चुका सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर या दबाव नहीं बनाया जाएगा और किसी भी तरीके के अनर्गल जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की राहत देने की कोशिश की गई है आरबीआई के द्वारा। वैक्सीन, उसके अलावा हम देखेंगे कि ऐसी कोई कंपनी जो वैक्सीन निर्माता है
ठीक है, कोविड के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण जो है वो आयात करती है विदेशों से, तो उन्हें कम से कम दर्ज पर क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, ताकि जो कंपनियां हैं वो अधिक से अधिक उपकरण और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर सकें और आयात कर सकें, ताकि भारत में जो चिकित्सा क्षेत्र को हमने देखा कि महामारी के दौरान हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमरा गई थी, वो किसी से अछूता नहीं है। उसके उदाहरण, काफ़ी उदाहरण हम सभी ने इस कोविड महामारी के दौरान देखे। पता चला कि ना हमारे पास पूरे किट हैं, ना हमारे पास उपकरण हैं, तो उन्हीं की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यहाँ पर आरबीआई ने कहा है विभिन्न कंपनियों से जो मेडिकल फील्ड में कार्यरत हैं कि आप लोग आयात कीजिए, आपको जो पैसा है वो सस्ती दरों पर आरबीआई दिलाएगी। तो एक तरीके की राहत देने की यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ ही राज्यों के लिए भी केंद्रीय बैंक और बाजार से कर्ज लेने के नियमों को अभी सरलीकरण किया गया है, यानी कि आरबीआई के कर्ज लेने के जो नियम थे उनको सरलता पूर्वक बनाया गया है, उनमें ढील दी गई है, ताकि आसानी से लोगों को और कंपनियों को जो बाजार में ऋण उपलब्ध कराती हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ एक सवाल है और मे भी बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल, राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे। हाल ही में आप देखिए अजीत डाभोल जी का फोटो आप देख रहे हैं। अब तटीय गश्ती पोस्त, एक तट पर गश्त करने वाला एक पोत है, जहाज है, जिसका नाम है सजग। इस सजग को भारतीय तटरक्षक सेना में शामिल किया गया है। तो नाम आपको याद रखना है। इस पूरे खंड में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस पोत का नाम। 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जो सलाहकार हैं, वो अजीत डाभोल जी हैं। इन्होंने अब तटीय गश्ती पोस्ट जो है जिसका नाम है सजग, उसको भारतीय तटरक्षक सेना में शामिल करके इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, साथ ही में सजग का निर्माण, ध्यान रखिएगा, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बढ़ाया गया एक नया कदम है ना। जब हम मेंस लिखते हैं तो यहाँ पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कई सारे सवाल आपको बनाकर दे दिए जाते हैं, तो वहां पर ये आपके काम आ सकता है। सजग का निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड है ना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तहत किया गया है। और इस सजग शिप में अत्याधुनिक मशीनरी, नवीनतम तकनीक और सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्री सशस्त्र बलों के को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यानी कि इसमें कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो भारत से बाहर से आयात किया गया हो, सभी कुछ जो है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित किया गया है और गोवा शिपयार्ड भारत के अंदर ही इसे बनाया गया है। इसके अलावा हम देखें तो देश के भीतर शिपयार्ड, निजी शिपयार्ड समेत विभिन्न शिपयार्डों में सरकार के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय तटरक्षक जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। आईसीसी जो है समुद्र में समवर्ती अभियान और विविध भूमिकाएं निभाने वाला एक बल है, जिसे भारतीय समुद्र तटरक्षक बल कहा जा रहा है, जो समुद्र में पैदा होने वाले किसी भी स्थिति को जवाब देने के लिए पहला सशस्त्र बल है। देखिए कुछ वर्षों का अगर हम डेटा उठा के देखें तो आप देखिएगा थल की बजाय जल पर ज्यादा खतरे उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि अगर हम मुंबई अटैक की बात करें तो मुंबई अटैक करने वाले आतंकवादी जो थे वो जल के रास्ते से भारत में दाखिल हुए। ठीक इसके दूसरी तरफ हम देखें तो आपको यह हमेशा ये खबर सुनने को मिलती है कि चीन जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उसकी जो घुसपैठ है हिंद और प्रशांत महासागर में किस तरीके से बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भारत की पहली तटरक्षक बल सेना जो है वो गठित की गई है और उसी के सशक्तिकरण के लिए ये सजग पोत जो है वो राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। आईसीजी के लगभग 160 जहाज और 52 विमानों के साथ दुनिया में यह सबसे बड़ा चौथा तटरक्षक बल है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है इसके बारे में याद रखने के लिए। तो मे भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण खंड जो है वो क्या है दोस्तों, वो है यहां पर इस पोत का नाम सजग। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर से है और हम बात करेंगे G20 सम्मेलन की। ठीक है, कि G20 सम्मेलन जो है कैसा हुआ,
भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया और सभी बातें इसमें हम जानेंगे। देखिए, इस बार G20 जो है वो पर्यावरण के मंत्रियों की बैठक है। दरअसल G20 की बैठक किस लिए की जाती है, G20 का गठन क्यों हुआ है? दरअसल ये कार्बन जो हमारी पर्यावरण परिस्थिति में जो बिगाड़ देखने को हमें को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं असंतुलन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो विभिन्न देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने संबंधी उपाय करने हेतु इस G20 का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों की G20 बैठक जो है 2021 में कहां पर की गई है, वो इटली में की गई, अक्टूबर 2021 में की जाएगी। ठीक है, यहां पर की जाएगी। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, समय याद रख लीजिएगा, अक्टूबर 2021 में कहां पर, इटली में। वर्तमान में भूपेंद्र यादव जो हैं वो हमारे देश के वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में आपको याद होगा कि मोदी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था उसका विस्तार किया गया है। उस विस्तार से पहले जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री थे उनका नाम था प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम था दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उनको इस बार ये मंत्रालय नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी बजाय ये मंत्रालय इस बार भूपेंद्र यादव जी को दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा करना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये उद्देश्य है G20 बैठक का। ओके, G20 जो है, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई, इससे रिलेटेड। G20 जो है 19 देशों का यूरोपीय संघ का एक समूह है। ठीक है, G20 जो है इसमें 19 देश शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ का ही एक समूह है, उसी की एक को ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1999 को की गई और भारत जो है वो G20 का हिस्सा है। आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि G20 का जो पहला सम्मेलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। G20 का जो पहला सम्मेलन है, स्टैटिक जीके में आप ये से याद रख सकते हैं, 15 नवंबर 2008 को हुआ। पहला जो सम्मेलन है 15 नवंबर 2008 को हुआ। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है वो इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी, है ना। 2021 का तो इटली में हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो 22वां है, ठीक है, 17वां जो है, सॉरी 2022 का जो है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। और 18वां जो होगा, संस्करण है 18वां, समय है 2023। इसकी अध्यक्षता या मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2023 में होने वाला G20 की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे न्यायपालिका से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की। और हम देख रहे हैं कि भारत अब धीरे धीरे पश्चिमी देश जो हैं, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, उन देशों की तरह ही भारत में न्यायपालिका में सुधार करते हुए एक और कदम आगे बढ़ा है ना। बहुत समय पहले से ये मांग उठ रही है कि जो हमारे न्यायपालिकाएं हैं इनको वर्चुअलाइज कर दिया जाए, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, ताकि लोग देख सकें, न्यायपालिका की कार्यविधि को अच्छे से जान सकें, महसूस कर सकें। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि अब उसकी जो कार्यविधियां हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। जी हां, गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जिसने अपनी कार्यविधि गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग करने की क्या दी है? अनुमति दी है। तो देखते हैं क्या है। गुजरात उच्च न्यायालय जो है वो औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। क्या करेगा? लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय में पहली बार 26 अक्टूबर 2020 से प्रायोगिक आधार पर, ठीक है, यहां इस डेट से प्रायोगिक आधार पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको मिलेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर प्रायोगिक तौर पर 2020 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। अब इसे कोई भी व्यक्ति जो है वो YouTube के माध्यम से देख सकता है।
आप हम सभी के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म होगा और हम सभी देख सकते हैं कि अदालती कार्रवाई किस प्रकार से संचालित की जाती है। और गुजरात हाई कोर्ट जो है वो ऐसा करने वाला भारत देश का पहला हाई कोर्ट बना है। अब यहाँ पर हाई कोर्टों की बात हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्टों की स्थापना के संबंध में याद रखिएगा, सन 1861 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने हाई कोर्ट के प्रावधान की बात कही गई। और आपको पता होगा कि पहले 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। उसके बाद चौथा हाई कोर्ट जो स्थापित किया गया वो था इलाहाबाद। ओके, तो इनके संबंध में याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं गुजरात हाई कोर्ट की, तो गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना सन 1962 में की गई। ठीक है, तो यहां पर वर्तमान में भारतीय अनुच्छेद, अगर हम भारतीय संविधान के नजरिए से देखें तो संवैधानिक प्रावधान क्या है हाई कोर्ट के, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। भाग 6 में हाई कोर्ट से रिलेटेड 214 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का हो। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकती है। जैसा कि यदि मैं बात करूं तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जो 4 राज्यों को कवर करता है, जिसका अधिकार क्षेत्र 4 राज्यों तक है। और अगर हम न्यायाधीशों की संख्या से देखें तो न्यायाधीशों की संख्या से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यदि कोई भारत में है तो वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है। यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा जाए कि जो हमारे उच्च न्यायालय जो हैं उनके न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के परामर्श से ऐसा करता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति का और परामर्श लिया जाएगा, भारत के उच्च न्यायालय के भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर शपथ दिलाने की बात की जाए तो वो संबंधित राज्य का राज्यपाल ही उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तथा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह 65 वर्ष है। हाल ही में ये मामला उठा था, संसद में ये बात की गई थी, मांग की गई थी कि इसकी सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए, लेकिन वो प्रावधान पास नहीं हो सका। अभी भी जो प्रावधान है वो 62 वर्ष का ही है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। आगे की तरफ बढ़ें, अगली जो खबर है इसी को कंप्लीट करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। देखिए, भले ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है उस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, लेकिन उस राज्य का राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके ही देगा। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसी कौन सी शक्ति है जिसमें हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, व्यापक है, तो वो क्या है? वो है दोस्तों क्या जारी करने की शक्ति? रिट जारी करने की शक्ति, है ना। आप सभी को पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, रिट जारी करता है। अब हाई कोर्ट की रिट व्यापक क्यों है ये समझिए। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, अन्य किसी भी मामले में वो रिट जारी नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है, यदि वह चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति जो है उसके क्षेत्र को व्यापक बना सकती है या उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि यहां पर रिट जारी करने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट की अधिक व्यापक है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दी है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अब देखिए 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति है। रिटों के मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। तो थोड़ा सा इस चीज को हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से है, खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसे समझते हैं क्या है। तो देखिए आप सभी को पता है कि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स के साथ ही ये भी बता दिया गया कि अगले जो ओलंपिक्स होंगे वो ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए ओलंपिक्स अभी स्टार्ट ही हुए हैं और ख़त्म होते होते इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पेपर में ओलंपिक्स से जुड़े हुए 1 या 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब वो खत्म होंगे उसके लिए मैं एक समग्र एक शो आपके समक्ष लेके आऊंगा, लेकिन अभी उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 2032 से रिलेटेड है। देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को दे दिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल कहां हो रहे हैं, अभी तो हो रहे हैं 2021 के कहां, टोक्यो में, 2032 के कहां होंगे, ब्रिस्बेन में, ठीक है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए टोक्यो ओलंपिक के बाद सन 2024 में ओलंपिक जो है 2024 का जो ओलंपिक गेम है वो कहां आयोजित किया जाएगा, पेरिस में, और 2028 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है क्या, मैं आपको बता दूं कि 2021 है, 2021 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहां किए जा रहे हैं, वो टोक्यो में किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सन 2024 का ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा, फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में, ध्यान रखिएगा, और यूनेस्को फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, भारत को 39वां और 40वां विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर और धौलावीरा के रूप में प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सन 2028 का जो ओलंपिक है वो कहाँ किया जाएगा, वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। उसके बाद सन 2032 का ओलंपिक का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यही इसमें याद रखने वाली चीज है कि 2021 का टोक्यो में हो रहा है, 24 की मेजबानी पेरिस को मिली है, 28 की मेजबानी लॉस एंजलिस को मिली है, और 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मिली है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जब ओलंपिक टोक्यो में शुभारंभ किए गए उसी के साथ साथ ये घोषणा कर दी गई। जबकि इससे अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कितनी बार मेजबानी कर चुका है, तो उसके संबंध में मैं आपको बता दूं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2 बार जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। पहली मेजबानी उसने सन 1956 में की और मेलबर्न शहर में ये आयोजित किए गए। उसके बाद साल 2000 में उन्होंने सिडनी में ओलंपिक आयोजित करवाए। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है, और उन्होंने माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनकी अभी पुण्यतिथि हमने मनाई है, ठीक है, उनकी बनाई हुई एक मिसाइल जो है जिसका नाम था आकाश में नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए उसे वजन में और हल्का बनाते हुए ओडिशा के तट से ये मिसाइल इसका सफल प्रक्षेपण किया है। सफल इसका एक अनुसंधान हमें देखने को मिला। देखिए इस नई मिसाइल का नाम रखा गया दोस्तों आकाश एनजी। यहां पर जो एनजी शब्द है
यहां पर एन जो है ये डिनोट कर रहा है नेक्स्ट को, किसको, नेक्स्ट को, और जी शब्द जो है ये जनरेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट से, यह सवाल याद बन सकता है कि किस तट से या कहां से, किस राज्य से ये जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है, से अपने देश में विकसित, ये ध्यान रखिएगा, अपने देश में विकसित कम वजन वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जिसका नाम रखा है आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके अलावा यह मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, साथ ही इसी में मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर जैसे समस्त वेपन जो है वो इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि सभी वेपन से लैस है ये मिसाइल, और हवा से जमीन से, सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, चल अब हम बात करते हैं 26 जुलाई की। देखिए 26 जुलाई याद आता है कि हमारे कारगिल जो युद्ध है, ठीक है। अब देखिए कारगिल युद्ध, वैसे तो युद्ध हमने पहले बहुत लड़े हैं, लेकिन और सभी में हमारे सैनिकों ने विजय हासिल की है, लेकिन कारगिल युद्ध का अपना ही एक विशेष महत्व है। इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उसकी वजह है कि कारगिल युद्ध में किस तरीके की विषम परिस्थितियां थी, ठीक है, जिसमें सभी को यह लग रहा था कि भारत इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा, लेकिन भारत के वीर जाबाजों ने किस तरीके से विषम परिस्थितियों पर विजय हासिल करते हुए हमें इस युद्ध में क्या दिलाई, जीत दिलाई। और इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि इस ऑपरेशन का नाम भी रखा गया ऑपरेशन विजय, ठीक है। चलिए बात करते हैं 26 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की बलि देने वाले सैनिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कारगिल के विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी, यह ध्यान रखिएगा, इस बार 22वीं वर्षगांठ थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया है, ठीक है। जिस तरीके से हैदराबाद को मिलाया गया था ना ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, उसी तरीके से इसे मिलाया गया। यहां पर मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। आप यहां पर जैसे ऑपरेशन विजय का नाम देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही एक ऑपरेशन विजय और बनाया गया। तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब सभी का एकीकरण करवाया जा रहा था, ठीक है, तो ऑपरेशन विजय के नाम से भारत में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, यानी कि किस क्षेत्र को सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। तो कारगिल अभियान तो है ही, एक और ऑपरेशन विजय है जो शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए, यह लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। ध्यान रहे कि इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुर्गम बाधाओं और दुश्मन के इलाके में विपरीत मौसम और अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए विजय प्राप्त की, इसलिए कारगिल का अपना ही एक विशेष महत्व है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि भारत के जो वाइस एडमिरल हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, विनय बधवार, बुधवार नहीं बधवार, ठीक है, ये इनका नाम है। और इन्होंने एक नया हमें एक सम्मान इनको मिला है, पुरस्कार इनको मिला है, उसके संबंध में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में 23 जुलाई 2021 को भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार, ठीक है, कौन है, विनय बधवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर, ये याद रखिएगा, प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेला रिम्पल पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया। तो ये क्या है हाइड्रोग्राफी और कार्टोग्राफी, तो देखिए समझिए, दरअसल मैं आपको इसे आसान शब्दों में बताऊं तो आप देखते हैं कि कभी देखिएगा जब मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, तूफान आने की भविष्यवाणी की जाती है, तो मौसम विभाग जो है वो विभिन्न प्रकार के नक्शे आपके लिए जारी करता है, जिनमें अलग अलग तरीके की आकृतियां बनी रहती हैं, है ना, लाल पीले हरे कलर से देखते हैं ना। तो दरअसल ये विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें मौसम की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह विज्ञान की वह अनुप्रयुक्त शाखा है जिसमें मौसम में होने वाले बदलावों, चक्रवातों या अन्य परिस्थितियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस क्षेत्र में, इस शाखा में वाइस एडमिरल जो है विनय बदवार, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत बेहतरीन योगदान रहा, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंद महासागर में कौशल और आउटपुट को जारी रखने में एडमिरल के अथक उत्साह ने पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि प्रदान की है, और उनके इसी योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये देखिए, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देखिए, इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा विश्व भर के हाइड्रोग्राफिक, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। अलेक्जेंडर डैम्परिल पुरस्कार का नामकरण एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है। इसे 2026 में स्थापित किया गया है ना, 2006 में, सॉरी 26 में नहीं, माफी चाहता हूँ, 2006 में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, विनय बदवार जी हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर जुड़ी हुई है कोविड-19 से। ठीक है, कि कोविड महामारी के दौरान देखिए, हमने फिर से मैं वही बात कहूँगा कि किस तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो किस तरीके से चरमरा गई, और कितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। देश की बहुत बड़ी अपार क्षति हमें देखने को मिलती है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे कोई विशेष टेक्निक नहीं लाई गई, अब तो खैर टीके आ गए हैं, लेकिन शुरुआती फेज में ऐसी कोई विश्वसनीय टेक्निक थी ही नहीं, या कोई किट ही नहीं थी जिससे ये 100% ये पता लगाया जा सके कि आपको कोविड है। तो हाल ही में इसी क्षेत्र में, और जब किट आई तो वो बड़ी महंगी आई। ठीक है, तो हाल ही में इसी क्षेत्र में डीआरडीओ ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। देखिए, 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने संयुक्त रूप से डीआरडीओ के भवन में कोविड दवा की जो है 2DG को जारी किया है ना। ये आपके समक्ष चित्र है। 2DGE जो है कोविड रोधी एक दवा है। 8 मई 2021 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए इस दवा के आपात इस्तेमाल की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है ना। तो ये आप दवा का नाम याद रख सकते हैं, किसने स्थापित की है, किसने विकसित की है, ये भी हम ध्यान रखें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई है कि एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज जो हैं, उन्होंने इसका जो है क्या किया है, विकास किया है। उन्होंने विकास अकेले नहीं किया है, बल्कि उन्होंने विकास हैदराबाद की एक लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरीज है, आप देखिए यहाँ पर आप डॉक्टर रेड्डीज का लोगो देख सकते हैं, इनके साथ मिलकर इस दवाई का क्या किया है, इस दवाई का उन्होंने विकास किया है। ये जो दवा है ये वायरस से संक्रमित कोशिका में जमा हो जाती है और वायरस की वृद्धि को रोकती है। यह मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि ऑक्सीजन की किस तरीके से किल्लत हुई है ना, देश विदेश स्तर पर उसकी चर्चा हुई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत की कमी को, क्योंकि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये दवा बनाई गई है। ये दवा जो है ये पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे मरीज को ग्लूकोज जैसे हम देते हैं घोलकर, उसे पानी के साथ दे देते हैं। ठीक है, अगली जो खबर है वो भी इसी कोविड से जुड़ी हुई है और यहाँ पर एक नई वैक्सीन जो है, वैक्सीन नहीं कहेंगे दरअसल, इसे कहेंगे डिटेक्शन किट, यानी कि जो पता लगाती है। एक सस्ते डिटेक्शन किट का आविष्कार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसे नाम दिया गया है डिप्कोवैन। क्या नाम दिया गया है? डिप्कोवैन। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान डीआरडीओ ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवैन तैयार की है। आपके समक्ष देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट आती है, ठीक उसी तरीके की ये किट होती है। ठीक है, इस किट के जरिए SARS-CoV-2
वायरस सार्स रोग फैला था और न्यूक्लियोसिड जो प्रोटीन है उसका 97% उच्च संवेदनशीलता और 99% की विशिष्टता के साथ पता लगाया जा सकता है। यानी कि इसकी डिटेक्शन करने की जो क्षमता है, पता लगाने की जो क्षमता है वो बहुत उच्च है ना। अधिकतर ये देखा जाता है, हमेशा ये शिकायत देखने को, सुनने को और पढ़ने को हमें मिलती हैं कि जो बाजार में जो किट उपलब्ध कराई गई हैं वो घटिया क्वालिटी की हैं, वो सही नहीं है, सही काम नहीं करती हैं। लेकिन DRDO ने ये जो किट बनाई है, इस किट के साथ उन्होंने दावा किया है कि इसकी जो पता लगाने की जो क्षमता है, डिटेक्शन करने की जो क्षमता है, वो 90% से भी अधिक है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने मान्यता प्रदान कर दी थी और मई में इसे ड्रग्स कंट्रोलर की भी इजाजत मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो चीन से है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लुफेंग से है। लुफेंग एक शहर का नाम है, ठीक है, और कहा जाता है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि चीन जो है ड्रैगन को मानता है, तो कहा जाता है कि यहाँ लुफेंग जो ये शहर है इसका नाम ड्रैगन की एक प्रजाति पर रखा गया है, सॉरी डायनासोर की एक प्रजाति पर रखा गया है। उसका नाम था लुफेंगोनोरस। ये जो मैं आपको अभी एक चित्र दिखाऊंगा जिसमें डायनासोर जो है उसकी प्रजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दरअसल लुफेंग जो है, लुफेंग जो शहर है ये अचानक सुर्खियों में क्यों आ गया है, तो जानिएगा। दक्षिण पश्चिमी चीन में लुफेंग में अब तक सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल का अवशेष मिला है ना। मैं आपके साथ यहाँ पर एक चित्र शेयर करूंगा, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं इनको देखिए कितना बड़ा, आप देखेंगे कि एक डायनासोर का कंकाल मिला है। ये आप देख रही है, ये देखिए, है ना। मैंने यहां पर आपको आउटलाइन बना दी है। तो दरअसल ये कंकाल जो है ये कौन से एक प्रजाति का है, तो वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि लुफेंगोनारस जो है इस तरीके का एक डायनासोर पहले प्रजाति पाई जाती थी उसका है, और अब तक खोजा गया ये सबसे बड़ा कंकाल है दोस्तों। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह दुर्लभ कंकाल लगभग 1.8 करोड़ साल पहले का है। इतना पुराना कंकाल है जिसकी लंबाई 8 मीटर के लगभग है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में कितने बड़े जानवर धरती पर निवास करते थे। चीनी जीवाश्म विज्ञानियों को मई 2021 के अंत में मिट्टी की खुदाई के दौरान इस डायनासोर के अवशेषों का पता चला। यह जीवाश्म एक प्रकार की विशाल जो लुफेंगोसोरस नाम की एक प्रजाति पाई जाती है। डायनासोर भी बहुत तरीके के होते हैं, हवा में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले। उन्हीं में से जमीन पर रहने वाली एक प्रजाति थी जिसका नाम था लुफेंगोसोरस। उसका प्रारंभिक जुरासिक काल का डायनासोर था, है ना। जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी जिसमें विभिन्न तरीके के डायनासोर्स को दिखाया गया, तो उन्हीं में से एक है लुफेंगोसोरस जिसका चित्र मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो मिसाल बन गया है संपूर्ण भारत के लिए। हमारे देश ने काफी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश में निर्मित कई अच्छे बेहतरीन टीकों का निर्माण किया कोविड महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता में जागरूकता होने की कमी की वजह से, या मैं यूं कहूं कि टीके के प्रति समाज में भ्रांतियां होने की वजह से आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टीका नहीं लगवा रहा है, उसका टीकाकरण नहीं हुआ है। हालांकि सरकार इसके लिए पुरजोर कार्य कर रही है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मिसाल है जम्मू कश्मीर का ये वेयान गांव, और इसे एक उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर समस्त लोगों के समक्ष रखा गया है। तो ऐसा क्या हुआ तो जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बना जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा चुकी है ना। 100% वैक्सीनेशन, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस गांव के कुल वयस्कों की संख्या 362 है। वेयान गांव में टीकाकरण अभियान को जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत लागू किया गया। तो ये देख सकते हैं कि सरकारें जो है हमारी किस तरीके से बेहतरीन काम में लगी हुई हैं, जो तेज गति से संपूर्ण पात्र आबादी को टीकाकरण करने के लिए 10 सूत्री रणनीति का परिणाम है। तो ये भी अपने आप में आप याद रख सकते हैं
कि ऐसा कौन सा गांव है जो पूरी तरीके से 100% टीकाकरण जिसका हो चुका है। तो ये भी अपने आप में एक करंट अफेयर का बहुत अच्छा इश्यू है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए ये घोषणा की है कि अब उसके कॉलेज के पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाया जाएगा, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और वो राज्य कौन सा है? वही राज्य आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसका नाम है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ये जानकारी दी गई। देखिए क्या है, ओडिशा के कॉलेजों के प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, यही आपको याद रखना है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। ओडिशा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अब देखिए उड़ीसा जो है वहां पर हमेशा कहीं ना कहीं उड़ीसा, उत्तराखंड भी आप शामिल कर सकते हो। उत्तराखंड की कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपको प्राकृतिक आपदा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, कभी तूफानों के रूप में, कभी बादल फटने के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, या किसी कभी भूस्खलन के रूप में। तो ऐसे स्थिति में ऐसे जो राज्य हैं जहां पर इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो ऐसे डिजास्टरों के प्रति वहां के आम लोगों को, नागरिकों को उसकी जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में वो जब तक उनको मदद ना मिले वो सरवाइव कर सकें और अन्य लोगों की भी मदद कर सकें। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कि ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए, ये डिजास्टर क्यों होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ ओडिशा की सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। ठीक है, ये खेल से जुड़ा हुआ एक खंड है, आप इसे देख सकते हैं। टोक्यो, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं वर्तमान में, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, ये सभी को पता है। और 8 अगस्त जब तक आएगी तब तक देखते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत के जो विभिन्न प्रतिभागी हैं वो भारत की झोली में गोल्ड मेडल और अन्य मेडलों को भर दें। ठीक है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसके बाद पेरिस में, पेरिस के बाद फिर कहाँ, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन में 2032 का, समझ रहे हो। अब है 2021 का कहाँ है टोक्यो, 24 का कहाँ है, 24 का आपको मिलेगा पेरिस में। उसके बाद आपको 28 का कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। 32 का देखने को मिलेगा ब्रिस्बेन शहर में, ये याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बार थोड़ा सा इसे याद रखेगा, पूछा जा सकता है। इसमें सर्फिंग पानी की लहरों पर, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल पहले शामिल था लेकिन 13 साल बाद इसकी वापसी हुई है। ये कुछ 5 नए गेम्स हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस गेम को शामिल किया गया है या किस नए गेम को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 13 प्रतिस्पर्धाएं हैं, जिनके 339 इवेंट होंगे। ठीक है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप प्रतिस्पर्धाओं की जो है वो संख्या ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई एक खबर है और अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी से जुड़ी हुई है। 25 जुलाई 2021 को गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मेघालय पहुंचते हैं और यहाँ पर सोहरा नाम की एक जगह है चेरापूंजी में, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है ना, आपको पता होगा मौसिन राम में चेरापूंजी के अंदर। यहाँ पर उन्होंने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की, हरित सोहरा वनीकरण। ठीक है, दरअसल क्या है, देखिए एक ऐसा स्थान जहाँ पर दुनिया, हमारे भारत सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर वनों का खूब हमें देखने को मिला। वन बहुत अच्छे थे, लेकिन उधर के लोग जो हैं वो ज़्यादातर अज्ञानता की वजह से, या मैं कहूँ कि स्थानांतरित कृषि करने की वजह से, या कृषि में आग बढ़ोतरी के उद्देश्य या अन्य उद्देश्यों के लिए
वहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई की गई और यहाँ पर देखने को मिला कि वन जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो इसी की दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक नया वहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। वृक्षारोपण और वनीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान के लिए दिया गया नारा जो है, ये नारा जरूर याद रखिएगा, एवरग्रीन पूर्वोत्तर, है ना, सदाबहार पूर्वोत्तर का यहाँ पर नारा दिया जाता है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जाएगा, है ना। असम राइफल्स आप देख रहे हैं, असम राइफल्स के जवान यहाँ पर जो है वो वनीकरण में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से वनों को हरा भरा किया जाएगा और पूर्वोत्तर भारत सदा हरा भरा रहे, इसी अभियान के इसी नारे के साथ ये जो कार्यक्रम है ये लॉन्च कर दिया गया। अगली बात हम करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे फोन से जुड़ी हुई एक खबर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए भारत में चीन के द्वारा बनाए गए कई एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है, जिनमें टिकटॉक एक बड़ा एप्लीकेशन था। उसके अलावा पबजी को भी बैन किया गया, हालांकि दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए उसके अलावा भी जो भारत में वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे अभी हाल में देखा व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस खड़े किए गए। कहा गया कि ये प्राइवेसी का हनन है, प्राइवेसी का भंगीकरण है। इसी तरीके से फेसबुक पर भी ये इल्ज़ाम लगते रहे कि उन्होंने लोगों के पर्सनल डेटा को कई राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर किया चुनावी फायदे के लिए। ऐसे जो है ऐसे आरोप हमेशा लगते रहते हैं और हमेशा आप इस तरीके की फोटोज फेसबुक के साथ देख सकते हैं, जिसमें फेसबुक जो है वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पॉलिटिशियंस को बेचते हुए नजर आता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे विदेशी कंपनियों से बचने के लिए हमेशा ये मांग उठती रही कि भारत में भारत के ही ऐप होने चाहिए जिन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, एक न्यूज पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो और ट्विटर को लेकर भी आपने देखा कि सरकार और हाल ही में सरकार और ट्विटर के बीच में कैसी जंग छिड़ी, ठीक है। तो इसी दिशा में हम देखेंगे कि हमारी पड़ोसी देश ने क्या काम किया है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने राज्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मंत्री जुनैद अहमद पालाक ने 24 जुलाई 2021 को यह बताया कि बांग्लादेश जो है वो जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है ना। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा, ये उसका इंटरफेस है। दरअसल ये जोगाजोग जो है ये व्हाट्सएप और फेसबुक का एक विकल्प होगा। इससे हमारी प्राइवेसी जो है, हमारी जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो विदेशों में जाने का खतरा जो है उससे बचा जा सकेगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम है। यह जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और एलोपान जो है व्हाट्सएप जो है ना, उसका विकल्प होगा। जोगाजोग ऐप जो है इसके माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूह अपने संस्करण बना सकेंगे, ठीक है। मंत्री ने कहा कि देश के वर्ष 2018 डिजिटल ई कॉमर्स नीति का लक्ष्य जो है 2021 तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार भी इस दिशा में इससे प्रेरणा लेकर और बेहतरीन कदम उठा सकती है। इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारी सूचनाएं बाहर जाने से बच जाएंगी, प्राइवेसी बनी रहेगी, और दूसरा सबसे बड़ा काम होगा कि देश के अंदर ही देश के जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो ऐसा काम यदि होने लग जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो खबर हैं वो राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई हैं, जिनको मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में सबको बताता रहूंगा। जो जनवरी से लेकर जुलाई तक जो घटनाएं घटी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी को मैं वन लाइनर फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है, उस राज्य का नाम बताइए। तो वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अभी आपने देखा कितना बड़ा हंगामा रहा। 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वो थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ें।
भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान जो है भोपाल के द्वारा अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ये खोज कहां पर की गई थी? तो ये खोज की गई थी दोस्तों मिजोरम में। उसके अलावा हैदराबाद स्थित प्राणी उद्यान, जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित पाए गए, उस उद्यान का नाम बताइए। तो वो उद्यान क्या नाम है उसका? वो है नेहरू प्राणी उद्यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी संभावना है कि यह सवाल आपको दिया जाए। पद्मश्री अवार्ड वैज्ञानिक मानस बिहारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। उनकी जो तेजस, ये बहुत चर्चा में रहा था, इनके विकास में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है, उसने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है, उसके अलावा 2 मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादक संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो कौन सा है? बिहार। उसके अलावा पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। ठीक है, ये था जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के रूप में ये जो राज्य हैं, इनका जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन है वो बहुत बेहतरीन रहा है। मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी की गई 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? देखिए, काफी चर्चा में भी रहे, ये थे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जो हैं आदर पूनावाला, जो भारत छोड़ के चले गए, जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कर्सन के रूप में वर्गीकृत किया है? यह है B1.617। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप, देखिए ध्यान रखिएगा, लीची को जैसे बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, ऐसे ही बिहार की लीची को भी जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग प्राप्त करने के पश्चात ये जो लीची है जो तैयार की गई है, इसकी पहली खेप भारत ने किस देश को निर्यात की है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। महिला बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब। ठीक इसी प्रकार से जून 2021 में हम देखेंगे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टन बेड पाइगमी हांग, ये उसका नाम है, ये उसका नाम है, जीव नाम है, उसके अलावा बॉटनिकल नेम है, उसके अलावा संरक्षित किया है। तो वो था मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। आगे देखें कि मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसी योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो उस योजना का नाम है अंकुर योजना। ध्यान रखिएगा, शिवराज पाटिल के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपको इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ये भी करंट अफेयर में बने रहे। पहले तूफान का नाम था ताउते, जो अरब सागर से उठा, दूसरे का नाम था यास, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवाओं का आंदोलन शुरू किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। संयुक्त अरब अमीरात 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन है? वो थे संजय दत्त। हालांकि आप देखेंगे शाहरुख खान को भी ये प्राप्त है, कैटरीना कैफ को भी प्राप्त है, लेकिन पहले जो बॉलीवुड अभिनेता बने वो थे संजय दत्त। गोल्डन वीजा, जिसके तहत गोल्डन वीजा के तहत कई तरीके की विशेष सुविधाएं और विशेष अधिकार इन लोगों को प्राप्तकर्ता व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। कोविड के लिए भारत का पहला शहर जो पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया? तो वो था बेंगलुरु में। ठीक है, कोविड के ऊपर निगरानी रखने के लिए बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया? ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम का तमिलनाडु, हायर बैंकल मैथालिक साइट, कर्नाटक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 54 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आप इसको ट्रिपल स्टार कर सकते हैं। ठीक है, जिनका निधन हो गया उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन काम किए हैं। जो सुंदरलाल बहुगुणा जो संस्थापक माने जाते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, उनका निधन हो गया है। भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया, INS राजपूत। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये जनवरी से जुलाई के मध्य घटित होने वाली जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी, आई होप मैंने उनको सभी को कवर कर दिया है। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि यहीं से आपके लिए अधिकतर सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज जो है इंटरनेशनल टाइगर डे है। हमें इनके संरक्षण के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। वनों की कटाई को रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप आप ये करंट अफेयर के सेशन को बहुत प्यार कर रहे हैं। अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। मैं समय समय पर आपके लिए डेली करंट अफेयर और एक पूरा का पूरा वीकली करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। और एक मैं समय निकाल कर ये कोशिश करूँगा कि 2020 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी की एक मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आऊँ, जिससे 2020 का जो करंट अफेयर है उस सभी का रिवीजन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।